दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में एक बार फिर हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि सर्दियों के मौसम में दिल से जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनका ग्राफ बढ़ जाता है। इसका क्या कारण होता है और कैसे इसे बचा जा सकता है, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर निखिल महाजन जी से, जो कि जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्ते सर, क्या कारण होता है कि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो जो दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनके जो ग्राफ है वो बढ़ जाता है? मैम, बेसिकली जब भी सर्दियों में हम घुसते हैं, गर्मियों से सर्दियों में हम घुसते हैं, तो होता क्या है कि ठंड की वजह से हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो बढ़ जाती है। दो रीज़न इसके पीछे जो रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो मेटाबॉलिज्म हमारा बढ़ता है उसकी वजह से, क्योंकि हम ठंड है, बॉडी को अपने आप को गर्म रखना है। जब अपने आप को गर्म रखना होता है तो बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए वहाँ पे ब्लड का पहुँचना, न्यूट्रिएंट्स का पहुँचना और ऑक्सीजन का पहुँचना ज़रूरी है। तो वो जो रिक्वायरमेंट बढ़ती है उसकी वजह से हार्ट को अब ज़्यादा लोड लेना पड़ता है, ताकि उसको हर एक सेल तक एडिशनल ब्लड सप्लाई जो है और न्यूट्रिएंट जो है वो पहुँचाने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं ज़्यादा काम करना पड़ता है। ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन, जब भी हार्ट अटैक या इस तरह की बीमारियां होती हैं, हार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो, उसको मैं हमेशा बताता हूँ, वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। मतलब हार्ट की जो अपनी ब्लड सप्लाई होती है, वो कितना हार्ट अपना कितना डिमांड है, हार्ट को कितना कंट्रैक्ट करना है, और हार्ट में अपनी ब्लड सप्लाई है वो फिक्स्ड है। अब अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो अब हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा जोर से पंप करना पड़ेगा या ज़्यादा बार पंप करना पड़ेगा 1 मिनट में, ताकि वो जो सारे ब्लड है उसको पहुंचा सके हर जगह, हर बॉडी के सेल में। प्लस जो ठंड की वजह से जो नाड़ियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। सो बाजुओं में अगर आप देखेंगे हाथ पैर ठंडे होते हैं, तो ठंडे इसलिए होते हैं क्योंकि बॉडी में जो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जैसे हाथ पैर। तो जो नाड़ियां हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, हार्ट की अपनी नाड़ियां भी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। सो जो ये सप्लाई और डिमांड का जो मिसमैच होता है, दैट लीड्स टू हार्ट अटैक। एंड इसकी वजह से मैं हमेशा, जब भी सर्दियाँ आती हैं, तो मैं हर एक इंसान को एक ही बात बोलता हूँ, आपके माध्यम से शायद मैं ज़्यादा रीच कर पाऊंगा लोगों को। मैं सबको एक बात बोल के भेजता हूँ कि अगले 3 महीने, बिकॉज इस बारी ठंड थोड़ी पहले आ गई है, तो लेट अस से 1 दिसंबर टू 1 मार्च, इन 3 महीनों में वॉक करने नहीं जाना है। डू नॉट गो फॉर एनी वॉक, डू नॉट गो फॉर एनी डेडिकेटेड स्विमिंग या इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज जो है। एंड अगर आप जितना टेम्परेचर कंट्रोल्ड एरिया में रहेंगे, मतलब जितना आप रूम में रहेंगे, घर पे रहेंगे, ऐसी जगह पे जहाँ पे हीटर्स लगे हुए हैं, वो प्रेफर्ड है। जितना आप टेम्परेचर कंट्रोल्ड एरिया में रहेंगे उतने ज़्यादा चांस है कि आपके हार्ट पे लोड जो है वो कम पड़ेगा, आपको हार्ट अटैक जो है वो कम होगा। सो टेम्परेचर कंट्रोल्ड एरिया में रहना बहुत ज़रूरी है। वॉक नहीं करनी है इस टाइम पे, क्योंकि और आप हैवी मील्स खा के तो स्पेशली वॉक बिल्कुल भी करने मत जाइएगा इस मौसम में, बिकॉज उसकी वजह से डेफिनेटली आपके हार्ट पे लोड पड़ेगा और हार्ट अटैक्स होंगे। जी, हार्ट अटैक हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपने की मैसेज अभी से दे दिया कि लोगों को क्या अवॉइड करना है, ताकि जो हार्ट से जुड़ी जो समस्या है वो ना बढ़े। सर, हार्ट अटैक की आपने बात करी, अगर आप ऐसा क्या लक्षण की अगर मैं बात करूँ, क्या ऐसे लक्षण है कि सामने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है? देखिए, जब भी हार्ट अटैक होता है ना, इट हैपेंस विद इन मिनट्स टू सेकंड्स, मतलब है ना, मतलब सेकंड्स टू मिनट्स, आई विल से सेकंडों में होता है। तो आप विद इन मिनट्स पेशेंट को देखेंगे कि पेशेंट जो है वो ही विल स्टार्ट सेइंग कि मुझे छाती में दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, छाती कोई दबा रहा है या छाती पे वेट रखा है, पेन हो रही है जो बाजुओं में जा रही है, जॉज में, नाभि तक, जॉ से लेके नाभि तक की जितनी पेन होती है वो हार्ट की होती है। बाजू जरूरी नहीं है कि लेफ्ट में जाए, राइट में भी जा सकती है। उसके साथ एसोसिएटेड पसीना आ जाना, सांस का फूलना, घबराहट होना, उल्टी या उल्टी का मन होना, ये सारे हार्ट अटैक के लक्षण हैं। एंड ये सारे लक्षण हमें पता होने चाहिए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि डायबिटिक्स इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हर चौथे से 5वां इंसान जो है वो आज के डेट में शुगर के साथ ग्रस्त है। तो डायबिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सांस का फूलना और पसीना आना और थकान होना। अगर किसी भी इंसान को थकान हो रही है, उसको सांस फूल रहा है और उसको पसीने आए हैं, शुगर के मरीज में, सो वो हार्ट अटैक हो सकता है। वो साइलेंट हार्ट अटैक जो बहुत कॉमन होते हैं डायबिटिक्स में। सो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए और शुगर के मरीजों में इन सिम्टम्स को हमेशा देखना चाहिए। कहीं ना कहीं जागरूकता होनी चाहिए कि क्या लक्षण जो है वो हो सकते हैं। सर, कहा जाता है जब हार्ट अटैक होता है तो टाइम इज मसल,
जागरूकता के अभाव में लोग ज़्यादातर अपनी जान गंवा देते हैं हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। तो सर हॉस्पिटल पहुंचने में जो गोल्डन आवर की अहमियत होती है, सर कितने समय के अंतराल में हमें हॉस्पिटल पहुंचना ही चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है। एक्चुअली जैसे ही हार्ट अटैक होता है तो जो फर्स्ट 12 आवर्स होते हैं वो गोल्डन पीरियड होता है। अगर पहले 12 घंटों में आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, आपका इलाज पहले 12 घंटों में नहीं हुआ, तो आपके सर्वाइवल के चांस तो कम हो ही जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में आपका हार्ट जो है वो कमजोर हो जाएगा। जैसे आप सुनते हैं कि हार्ट कमजोर था जी, हार्ट कमजोर था। हार्ट कमजोर होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ही यही है कि अगर हम पहले 12 घंटों में हार्ट अटैक में हॉस्पिटल नहीं पहुंचे और हमारा इलाज नहीं हुआ, सो परमानेंट डैमेज हो जाएगा। और आप लॉन्ग टर्म अगर आप जीते भी हैं तो बार बार सर्दियों में स्पेशली आपको सांस मिलेगा, वी कॉल द कंडीशन हार्ट फेलियर, तो वो बार बार होगा। कहीं ना कहीं जो हमारा हार्ट है वो कमजोर हो सकता है। जी। सर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले फर्स्ट एड एट होम से क्या हमें करना चाहिए सर? ये अगेन मैं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। प्लीज़ ये जो मैं दवाइयाँ बोलूँगा उसको रिकॉर्ड करके अपने कहीं पे लिख के रख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो दवाई है उसका नाम है एस्प्रिन, जो इकोस्प्रिन नाम से आती है। 300 मिलीग्राम की या 325 मिलीग्राम 325 मिलीग्राम की च्यूएबल टेबलेट आती है। च्यूएबल मतलब आप चबाएंगे तो वो उसी टाइम घुल जाती है, मुंह से ही घुल जाती है। उसके बाद दूसरी दवाई है क्लोपिडोग्रेल। सो क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, वो 4 टेबलेट्स आपने खानी है। और एटोरवास्टैटिन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन है, वो 80 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, आप 2 टेबलेट्स। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इकोस्प्रिन 325, क्लोपिडोग्रेल की 75 मिलीग्राम की 4 टेबलेट्स और एटोरवास्टैटिन 40 मिलीग्राम की 2 टेबलेट्स। ये आपने उसी टाइम खा लेनी है, बिकॉज इसको खाने से 20 to 30% रिस्क रिडक्शन होती है डेथ रेट को लेकर। जी सर, आपने हमें ये जो 3 टैबलेट्स बताई, क्या ये सारी एक ही टाइम पे खा लें? ये आप प्लीज एक छोटे से पाउच में अपने पास रख लीजिए। कभी भी आपको इस तरह के लक्षण हो तो सारी टेबलेट्स एक ही बारी में खा लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, जी। लोग कंफ्यूज रहते थे कि क्या किया जाए। सर एक ही मैसेज आप क्या देंगे कि जो हाई रिस्की प्रोन लोग हैं, जो फैमिली हिस्ट्री में रही हो, उन्हें रूटीन में कौन से टेस्ट करें ताकि अपनी जो हार्ट की हेल्थ है उसे जान पाए? बहुत इंटेलिजेंट सवाल है। फैमिली हिस्ट्री देखो, जो बहुत रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो फैमिली हिस्ट्री है। तो जिन पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री होती है उनको एटलीस्ट आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज हर साल एक टीएमटी करवाते रहना चाहिए। एंड आफ्टर 40 मतलब ये आपको कंटिन्यू करना है लेटर से 45 तक। एंड उसके बाद हर 1 या 2 मतलब एक को छोड़ के 2 या 3 साल में आप अपना टीएमटी करवाते रहें। जैसे मैंने आपको बोला कि एक्सट्रीम वेदर को प्लीज़ अवॉइड करिए। डू नॉट थिंक दैट आई एम यंग, मतलब यंग बंदा है तो मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब पिछले दिनों में, पिछले 1 महीने में मैंने बहुत यंग पेशेंट्स को हार्ट अटैक के साथ उनको ट्रीट किया है। स्मोकिंग कभी मत करिए, वर्स्ट चीज़ है। मतलब प्लीज़ डू नॉट स्मोक। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग, सिगार, या फिर वो आजकल ई सिगरेट्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, या फिर हुक्काज, ये इवन फ्लेवर्ड हुक्काज से हार्ट अटैक होता है। फ्लेवर्ड हुक्काज में आपको लगता है टोबैको नहीं है, कुछ नहीं है, फ्लेवर्ड हुक्काज से हार्ट अटैक होते हुए मैंने दिल्ली में खुद एक यंग 16 साल के लड़के को देखा है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, स्मोकिंग इन एनी फॉर्म प्लीज अवॉइड इट। कहीं ना कहीं हमारी जो गलत लाइफस्टाइल है वो भी एक कारण बना है, जो चेंज ओवर आया है यंग जनरेशन में ज़्यादा देखा जा रहा है। सर आपने हमें कीमती समय दिया और हमें समझाने का प्रयास किया कि कैसे सर्दियों के मौसम में अपने हार्ट को जो है हम हेल्दी बनाए रखें, बचाव करें बीमारियों से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम काउंटर एक्टिव तो होते ही हैं, लेकिन अगर हम प्रोएक्टिव हो जाते हैं तो दिल से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उससे बचा जा सकता है। इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले दिन फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ।